नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि उन ज्वलंत मुद्दों को, उन बर्निंग इश्यूज को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और सीधी बात के माध्यम से एक सीधा संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष एक युवा राष्ट्र है और आबादी का बेशतर हिस्सा यहाँ पर युवा है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है और आबादी का बेशतर हिस्सा यहाँ युवा है। लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक अप्रोक्ष युद्ध छेड़ा गया है और यूँ तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा सीधा जवाब उनको दिया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसमें एक तब्दीली आई है और पाकिस्तान लगातार न केवल टेररिज्म बल्कि नार्को टेररिज्म को भी प्रायोजित कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। और यही कारण है कि पंजाब और उसके बाद इसकी आंच अब जम्मू कश्मीर भी महसूस कर रही है, क्योंकि युवाओं को, देश के भविष्य को नशे के दलदल में धकेलने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कुल मिलाकर सिविल समाज, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इस नशे के व्यापार में मुलविस हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो युवा इस दलदल में जा चुके हैं उनको सम्मान से वापस लाना एक बड़ी चुनौती है, उस पर कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कितनी बड़ी चुनौती और किस प्रकार नशे पर प्रहार किया जा रहा है, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री पंकज शर्मा जी बैठे हैं। आप एक्साइज कमिश्नर जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं स्पष्ट दिशा निर्देश, खासकर अवेयरनेस की अगर बात करें उस पर आप अपना मौक़िफ़ रखेंगे। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री राजकुमार जी। आप एसएसपी हैं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, और खासकर नशे के व्यापारियों पर, नशे के जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर गहरी चोट एएनटीएफ द्वारा लगातार की जा रही है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम राजकुमार बाबा जी बैठे हैं। आप एसपी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और आपके विभाग का भी पूरे देश में यही प्रयास है कि नशे के व्यापारियों पर चोट की जा सके। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं रुद्राक्षी रैना जी, जो एक काउंसलर हैं, जम्मू कश्मीर की एक लीडिंग एनजीओ जेएनके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, जो न केवल डी एडिक्शन पर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलकर, बल्कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग और अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। पंकज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ी चुनौती खासकर ड्रग्स को लेकर है, या फिर अगर हेरोइन की बात करें, चिटा की अगर बात करें या अफीम की अगर बात करें, किस नज़रिए से सर आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले विवेक जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है कि हमारी जो जनरेशन है वो तबाह हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अमृत काल का सपना देखा है, जिसमें 2047 में जो 100 साल हो जाएंगे हमारे भारत को आज़ाद हुए, तो एक विकसित भारत बनाने का सपना देखा है। तो वो सपना साकार करने के लिए हमें ड्रग एब्यूज़ को ख़त्म करना है, इसको जड़ से मिटाना है। उसी के संदर्भ में मैं बताता हूं कि हमारे J&K में ये 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चल रही है। जो पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारे जो नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो उसको हेड करते हैं जो यूटी लेवल पे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, वो रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। वो सेकंड है डिविजनल लेवल पे, दोनों जम्मू और कश्मीर में, उसको भी हेड कर रहे हैं डिविजनल कमिश्नर, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है। और तीसरा है डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे, तो उसके भी सारे जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट में उसका पार्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनफोर्समेंट को लेके ये कितनी सीरियसनेस है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में। सेकंड आता है कि हमारे एक्साइज में, जो एक्साइज के माध्यम से मैं बात करूँगा, एक्साइज डिपार्टमेंट में जो पॉलिसी निकाली जाती है उसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर सोशल कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अगेंस्ट द इलिसिट ड्रग और इसका अब्यूज़। तो ये हमारी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट्स करते हैं। नुक्कड़ नाटक जो हैं, ये हमारा मेन जो है स्ट्रीट प्लेस, इसके द्वारा हम लोगों को ध्यान में लाते हैं कि ये कितनी जो बुरी बीमारी है जो हमारी जनरेशन को तबाह कर रही है। और हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जगह जगह। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे
कि हमारे पास एक कॉर्पस फंड बनाया गया है जिसमें हमारे जितने भी लाइसेंसी हैं वो भी आधा योगदान देते हैं, आधा गवर्नमेंट देती है, और हम इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि अवेयरनेस जितनी हो इसमें क्रिएट की जाए कि हर एक जो यूथ है, यूथ आउटरीच प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि इनको अच्छे से यूथ को इस दिशा की ओर लाया जाए कि वो देश में एक हमारा योगदान दें देश को विकसित होने के लिए। यानी कि भविष्य को अगर बेहतर बनाना है तो नहीं, कहीं ना कहीं चुनौतियों को एड्रेस करना होगा। जिस तरह आपने कहा सर कि विकसित भारत और एक बेहतरीन सपना हम सब का है कि 2047 100 साल पूरे होने के बाद विकसित भारत की तस्वीर हमारे सामने आए। राजकुमार जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। कुल मिलाकर नशे की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती और उस पर लगातार प्रहार ANTF कर रही है, NCB कर रही है और ऑपरेशन संजीवनी और बाकी चीज़ों के साथ इस दिशा में कार्य हो रहा है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती नज़र आ रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करता हूं कि आपने हमें यहां पे लाया। तो आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताएंगे कि ANTF का मैंडेट क्या है। बेसिकली ANTF 2020 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ JNK में। तो सबसे पहले हमारा मैंडेट ये रहता है कि हम कमर्शियल क्वांटिटी के FIRs रजिस्टर करते हैं जिसमें कंट्राबैंड की बड़ी मात्रा रहती है, और जब कंट्राबैंड की बड़ी मात्रा रहती है तो उसमें स्मगलर्स भी बड़े बड़े आते हैं जी। तो सेकंड जो इसमें इन्वेस्टिगेशन का रहता है हमारा, उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का रहता है। हम पूरे नेटवर्क को बस्ट करें, और अगर प्रॉपर्टी वगैरह इन्वॉल्व है तो हम उसको भी जो अटैचमेंट का है, कन्फिस्केशन का, फोरफिट का, वो पूरा प्रोसीजर करते हैं। सेकंड हमारा एक रहता है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे थोड़ा काम करते हैं कि हम ट्रेनिंग्स दें अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, ताकि वहाँ पे कन्विक्शन रेट अच्छा हो सके, इसमें इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो सके। थर्ड मैंडेट जो हमारा अवेयरनेस का है, जिसके लिए आपने हमें आज यहाँ भी बुलाया है। तो अवेयरनेस में मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, यूथ अवेयर नहीं होगा, वो नशे की लत से दूर नहीं रहेगा। तो पब्लिक में ये अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, और हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर पब्लिक का हमारे साथ इंटरेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, तो वो हमें टाइमली जो स्मगलर्स हैं, पैडलर्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और उससे हम बेहतर इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। और अवेयरनेस से काफ़ी यूथ जो इन्वॉल्व हो सकता है वो इससे दूर रहेगा। तो मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी जितना पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया जाए उतना ही बेहतर है। तो नशा मुक्त भारत अभियान जो चला था उसमें काफ़ी ज़ोर से काम हो रहा है। जैसे हमारे पंकज जी ने बताया है कि इसमें अनकार्ड मीटिंग्स वगैरह में काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो पुलिस का तो है ही, बट जो इवन एजेंसीज़ हैं हमारी, बाकी जो नारकोटिक्स के साथ डील करते हैं जैसे NCB वगैरह, ये सारे बड़ी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। अब थर्ड एक रहता है हमारा रिहेबिलिटेशन का पार्ट जी। अब मोस्ट जो बच्चे डी एडिक्ट करने हमने वो एडिक्ट हो भी जाते हैं, लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंचता है। अब सोसाइटी उसको थोड़ा स्टिग्मा मान के उनको आगे नहीं लाते हैं, तो उनको आप एक एज ए पेशेंट ही ट्रीट करें। बिल्कुल सही बात है। उनको पेशेंट ट्रीट करके उनको इन्फॉर्मेशन हमारे पास लाएं, ताकि हम उनका जो हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनमें भर्ती करा के उनको डी एडिक्ट करें। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि जितना जल्दी वो डी एडिक्ट होंगे उतनी जल्दी ही ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। नहीं तो ये बढ़ता रहता है, जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में होता है वो 1 से 2 पे चला जाता है, 2 से 30 पे चला जाता है। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है और रिहेबिलिटेशन पे भी ध्यान देना है। बाकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो भी बंदा अरेस्ट होता है हमें इंश्योर करना है कि उसमें मैक्सिमम कन्विक्शन होना चाहिए, ताकि उसका स्मगलर्स के ऊपर एक इम्पैक्ट रहे। और ख़ासकर जो अभी हो रहा है प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स का, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि स्मगलर्स को भी रहता है कि हम अगर प्रॉपर्टी बना भी लेंगे तो अल्टीमेटली ये बाद में फोरफिट हो जाएगी। तो बड़े ज़ोर से काम चल रहा है इसके ऊपर। तो हमारे NTF की तरफ से इतना ही है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक आयरन हैंड फिस्ट लेकर काम किया जा रहा है। बाबू जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर बात करें तो चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं जो वल्नरेबल हैं और जहाँ से बड़ी क्वांटिटी में पदार्थ आते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, आजकल ड्रोन के ज़रिए बड़ी बड़ी खेप्स पकड़ी जा रही हैं BS द्वारा, ANTF द्वारा, आपके विभाग द्वारा। तो इस चुनौती को
किस नज़रिए से देखते हैं, और इन टोटलिटी जम्मू कश्मीर के परिवेश में क्या एक पंजाब की जो आंच है वो तपिश जम्मू कश्मीर अब ज़्यादा महसूस कर रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा या थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस तरह के जो टॉपिक्स हैं या सोशल मुद्दे हैं, ये समय समय पर आप पब्लिक के बीच प्रोग्राम के माध्यम से अवेयरनेस के लिए लाते रहते हैं। इस सीरीज़ में आज आपकी ये एक अगली एपिसोड है या एक अगला कदम है जिसमें आपने सभी डिपार्टमेंट्स को आमंत्रित किया है, इंक्लूडिंग मी। मेरा नाम सर राजकुमार साव है, RK साव। मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ नवंबर 2023 से पोस्टिंग आया हूँ। जम्मू कश्मीर के अलावा मैं गुवाहाटी, कोलकाता और लखनऊ में भी सर्व कर चुका हूँ। तो ड्रग और नशा के बारे में थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको मैं बताऊंगा, ये सिर्फ आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि पंजाब से जम्मू कश्मीर के तरफ ड्रग एडिक्शन या ड्रग ट्रैफिकिंग शिफ्ट हो रहा है, जिसकी आंच हम महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि ओवरऑल इंडिया को अगर आप देखें, जो भारतवर्ष का जोग्राफिकल लोकेशंस है कि हमारे एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल और एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट, ये दो टर्म्स हैं। इसमें 6 कंट्री इन्वॉल्व है, जो कि 90% ओपियम कल्टीवेशन कंट्री है और ओपियम इज़ द मदर ऑफ ऑल ड्रग्स। तो ओपियम तो एक रॉ मटेरियल है, उसके अलावा उससे बहुत वेरियस टाइप की ड्रग्स बनाई जाती है। अब जब ड्रग्स बनेगी तो वो ये 6 कंट्री कंज्यूम तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि इनका ट्रांसशिपमेंट होगा, ट्रैफिकिंग होगा, और इंडिया एज ए ट्रांजिट रूट इस्तेमाल किया जाता है। उस तरफ से ड्रग्स इस तरफ आती हैं और इस तरफ से इस तरफ जाती हैं। तो भारतवर्ष में सच ए ह्यूज पॉपुलेशन है, यहाँ पर इतने आबादी हैं और प्रॉब्लम्स भी सभी लोगों की है। तो उस चीज़ से हम 24/7 इससे लड़ते हैं। हमारी एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं और अभी ये जम्मू कश्मीर नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से काफ़ी करीब है, तो हमें ड्रोन के माध्यम से, टनल के माध्यम से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेरियस रूट्स हैं कि हमारे इंटरनल अफेयर्स को डिस्टर्ब किया जाए। बट इसको रोकथाम करने के लिए या इस पे लगाम लगाने के लिए वेरियस एजेंसीज हैं भारतवर्ष में, और सरकार का ये पॉलिसी है, इस पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें पुलिस, DRI, कस्टम, एक्साइज, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अदर सिविल सोसाइटीज़, वेरियस NGOs, बहुत सारे लोग इसमें एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं इससे ओवरकम करने के लिए। यानी कि एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौती बढ़ती नज़र आ रही है। रुद्राक्षी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और आपका जो NGO है पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है और इसकी पहुंच अब जम्मू के अलावा कश्मीर तक भी पहुंच गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में नज़र आ रही है और क्या प्रयास की ज़रूरत है? चुनौती तो बहुत बड़ी है। पहले आप देखेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है मिनिस्ट्री बहुत पहले से चला रही है, जैसे कि जिसमें से एक इरका है, CPLI है, ODIC है। लेकिन रिसेंट जो सर्वे हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान जब आया उसके बाद, तो उसमें देखेंगे कि अब पहले 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो रिस्क पे थे, बट अब 20 हो गए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए। उसके बाद से पर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि DDACs अब कुलगाम में, आप देखेंगे रजौरी में ये ओपन शुरू हो गए हैं, फंक्शन कर रहे हैं। सामा में अभी शुरू होने वाला है, बांडीपुरा में शुरू हो गया है। इसके अलावा ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, कि जिसको IPD ट्रीटमेंट नहीं लेना है वो OPD में जा सकता है, कि जाके वो मेडिसिन लेके वापस घर आ सकता है। और फिर आगे भी, क्योंकि काफ़ी स्टिग्मा, टैबू रिलेटेड है इससे, तो IPD फिर बाद में धीरे धीरे जब उनको लगता है कि नहीं, ट्रीटमेंट से बहुत डरते हैं सब कि सेंटर में पता नहीं कैसे रहेंगे IPD में, तो OPD से फिर धीरे धीरे उनको हम IPD में ला सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके एक नवचेतना मॉड्यूल भी बनाया है, जिसमें क्या है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, कि टीचर्स जो अपना जो वो डेली रूटीन में पढ़ाते हैं वो तो है ही, इसके अलावा वो लाइफ स्किल्स भी बच्चों को देंगे। बिकॉज मैंने अब इस फील्ड में
ऑलमोस्ट मुझे 3 साल होने लगे हैं और मुझे ये लगता है कि लाइफ स्किल्स की बहुत कमी है, तब जाके जो है धीरे धीरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स शुरू होना हो जाता है। तो लाइफ स्किल्स का एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको लाइफ स्किल सिखाया जाएगा 8 से 11th क्लास के बच्चों को, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। उसके अलावा पुलिस तो काम कर ही रही है, आजकल हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा हमारे पास आता है तब तक वो 20 साल का 25 साल का हो चुका होता है और डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है इतने सालों से। तो प्रिवेंशन पे काम होना चाहिए और हो भी रहा है, काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो प्रिवेंशन पे भी काम हो रहा है, बट चाहेंगे कि और ज़्यादा प्रिवेंशन पे काम हो ताकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े ही ना। महत्वपूर्ण चीज़ आपने यहाँ की कि प्रिवेंशन पे काम अधिक करने की ज़रूरत है ताकि हम ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ ना अग्रसर हो सकें। पंकज जी, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ रुद्राक्षी ने ऐड की है करिकुलम की अगर बात करें, क्योंकि ज़रूरत आज इस बात की है कि स्कूलों या कॉलेजेस में टू कैच देम यंग, जो नई जनरेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और उस पर कोई रोक नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है और सही गलत इन्फॉर्मेशन उस रॉ माइंड में आहिस्ता आहिस्ता पनपनी शुरू हो जाती है और उसी को वो सही मानता है। क्या आज आवश्यकता है, जिस तरह आपने अवेयरनेस पार्ट का जिक्र किया, स्कूल्स में कॉलेजेस में, वहाँ पर एक बार फिर उनके चाहे ड्रामेटिक क्लब्स की बात करें या फिर क्लब्स फॉर्म किए जाएं, उनको एंगेज किया जाए और उसके साथ साथ जिस तरह रुद्राक्षी ने कहा कि लाइफ स्किल्स भी डेवलप की जाए। सब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अवेयरनेस जो यूथ आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें सेमिनार्स, डिबेट्स, सिंपोजियम्स ये कराने हैं। तो पिछले जो ईयर का मैं बताता हूँ कि करीब 222 हमने सिंपोजियम करवाए हैं कश्मीर और जम्मू दोनों जगह पे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा कि हमें पिछले 3 सालों में हम इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हमने इसकी जो प्लांट्स 2 हैं, जैसे हमारे एनसीबी के कोलीग ने बताया है कि 2 हैं नारकोटिक्स के, जो पॉपी और कैनाबिस। यहाँ पे कैनाबिस तो वाइल्ड ग्रो करता है, पॉपी जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। तो लास्ट ईयर में हमारे 47 FIRs लगाई हैं और जितना भी जो जियो टैग किया है जिस फील्ड में था सबको, इनको NDPS कोर्ट जो हैं, ये हमारे जो कलीग हैं SSP ANTF से, वो बताएंगे आपको कि गवर्नमेंट का रिजॉल्व क्या है कि NDPS कोर्ट स्पेशल डेडिकेटेड कोर्ट बन गए हैं जो इन्हीं को ड्रग जो पेडलर हैं, ड्रग जो एब्यूज़ है उसी को डील कर रहे हैं और इसका फास्ट डिस्पोजल हो रहा है केसेस का। तो गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि इस ड्रग एब्यूज़ को लेके कितनी सीरियसनेस है हम सब में। अपार्ट फ्रॉम जो अवेयरनेस मैंने बताया है, तो हमने ये फिनोलॉजी इसकी स्टडी की है इन दोनों प्लांट्स की, जिसमें कैनाबिस जो है वो ग्रो करती है मार्च में, क्योंकि ये क्या है, इसका सीड जो है वो रेजिस्टेंट होता है, वो खुद ही ग्रो करता है वाइल्ड में। तो वो मार्च में ग्रो करके ये सितंबर अक्टूबर में इसकी जो कटिंग होती है यहाँ पे हार्वेस्टिंग। पॉपी का जो है नवंबर में सोइंग होती है, अप्रैल में इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट होती है, मई जून में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो हमने ये क्या किया, फोकस किया है इन्हीं मंथ्स को और होल हार्टेडली हमने इसको टोटली इसको इरेडिकेट किया है कश्मीर से। तो इस बार आप देखेंगे कि मई का महीना लग गया लेकिन सिर्फ 1 FIR लगी है। लास्ट ईयर जो है 47 FIRs थी, तो हमें सिर्फ अभी तक 2 कनाल ही मिला है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना डेटरेंस हमने इसमें पैदा किया है लोगों के मन में कि वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम्स हैं, NCB ने भी इस बार पहली बार इन्होंने हमारे साथ 2 ऑफिसर अपने भेजे हैं, उनको भी हमने वहाँ पे लगाया है। पुलिस, रेवेन्यू, ANTF सारे इकट्ठे कोऑर्डिनेट वे से इसको लॉन्च किया हुआ है। पूरे इसको प्रोजेक्ट को एक कैलेंडर निकाला हुआ है जिसके तहत हम इसको टोटली इरेडिकेट कर रहे हैं कश्मीर से, क्योंकि पॉपी जो है मेन ग्रोइंग एरियाज वही साउथ कश्मीर है, नॉर्थ का कुछ पार्ट है। तो साउथ कश्मीर में हमारा बहुत फोकस है इस टाइम। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस ड्रग को कम्प्लीटली कश्मीर से ये इरेडिकेट किया जाए। गवर्नमेंट का रिजॉल्व तो बिल्कुल सही चल रहा है। राजकुमार जी, स्पेशल NDPS कोर्ट का जिक्र यहाँ पर पंकज जी ने किया। किस प्रकार जो कल्प्रिट है उसको जस्टिस तक लाना है और बहुत जल्दी, और इसके साथ साथ जो एक पूरी चेन, क्योंकि ये इंटरस्टेट नार्कोटिक्स डीलर्स पूरे चलते हैं, किस प्रकार उन पर भी कार्रवाई की जा सके और जो इंटरस्टेट हमारी पुलिस है उनके साथ किस तरह बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम किया जा रहा है। बेसिकली जब केसेस रजिस्ट्रेशन हमारे ज़्यादा हो गए हैं जी,
तो नेचुरली उनके ट्रायल के लिए जब गवर्नमेंट्स को ये लगा, गवर्नमेंट को कि हमें नीड है कोर्ट्स की, तो अब ये हो गया है, जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं एनडीपीएस के लिए, अभी बहुत जल्द वो फंक्शनल भी हो जाएंगे, क्योंकि उन पर काम चल रहा है, जो बाकी उनका स्टाफ है उस पर काम चल रहा है। तो जब ये फंक्शनल हो जाएंगे तो जितना जल्दी ट्रायल होगा उतना सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएगा, कि जैसे ही केस रजिस्टर होता है, साल 2 साल 3 साल में उसका डिस्पोजल हो जाता है केस का, तो उससे एक डिटरेंस ज़्यादा आएगा। जब ये केसेस थोड़े ज़्यादा लंबे चलते हैं तो उससे में भी थोड़ा सा लोगों में डिटरेंस कम रहेगा, तो इसमें कन्विक्शन रेट भी हमारा बढ़िया हो जाएगा। जब डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होंगी एनडीपीएस के लिए जी, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी आसान रहेगा, जो हमें भी पता है कि इन्हीं कोर्ट्स में हमने जाना है, तो वो बहुत बढ़िया चलेगा। बाकी जो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का अभी हमारे पंकज साहब ने बताया है, इसमें जितने भी फ्रंट्स हैं, चाहे वो लीगल फ्रंट है, चाहे अवेयरनेस का है, कैपेसिटी बिल्डिंग का है, रिहेबिलिटेशन का है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, तो वो बड़े ज़ोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का आज की डेट में स्ट्रेस ही इसी के ऊपर है मैक्सिमम, कि जितना जल्दी हो सके इंडिया को हमने नशा मुक्त भारत डिक्लेयर करना है। तो अब ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं ये खास करके जो आप अवेयरनेस का जनरेट कर रहे हो, ये एनटीएफ का एक मैंडेट भी है कि हम अवेयर करें। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक गैदरिंग्स में जाके लेक्चर्स वगैरह देते हैं, वहाँ गैदरिंग 100, 200, 400, 500 रहता है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर इस तरह के अवेयरनेस, ठीक है, बाकी चैनल्स वगैरह में भी होंगे, तो जितना सोसाइटी इसके लिए अवेयर होगी उतना इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, जितना इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी उतना रजिस्ट्रेशन केसेस का ज़्यादा होगा। ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक तो जो बंदे क्रॉनिक हैं वो बिहाइंड द बार्स हो जाएंगे, और जिनको प्रिवेंशन से रोका जा सकता है वो ये इसमें आने से उसका प्रिवेंशन रहेगा। और रुद्राक्ष जी, आपने प्रिवेंशन का यहाँ पर जिक्र किया, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रिवेंशन, अर्ली प्रिवेंशन की अगर बात करें तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक पेरेंट्स को अपने बच्चे में देखने की आवश्यकता है? क्योंकि आजकल न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं। एक चलन वो भी था जब नानी और दादी और दादा पूरी एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, और उसमें फिर किस्से कहानियाँ दादी सुनाया करती थी, तब नींद आती थी। लेकिन आज न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर फैमिली का चलन है, परिवार के दोनों सदस्य, हस्बैंड और वाइफ जॉब में हैं, बच्चा अकेला है, और कहीं ना कहीं ही इज़ वनरेबल टू दीज एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं इसको कैश करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कुछ साइंस है, अर्ली वार्निंग साइंस, जो पेरेंट्स अगर पहले ही देख लें तो बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज, सिर्फ नशा ही नहीं, बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज से उसको पहले ही प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर वो बहुत टाइम अकेला टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने रूम में है पूरा दिन, उसको एक अलग रूम, सेपरेट रूम दे दिया गया है, और उसी में वो, वहाँ कोई भी किसी को भी जाने का परमिशन नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर वो पैसे की डिमांड जो है बढ़ रही है, अगर वो आपको बता नहीं रहा है कि इतना मैंने कहाँ खर्च किया, इतना कहाँ खर्च किया, बहुत बहुत पैसा मांग रहा है, फिर उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो कुछ मतलब उस अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा उठना बैठना है, या फिर फ्रेंड सर्कल जो है वो थोड़ा बैड पीयर इन्फ्लुएंस है, वो देख सकते हैं। चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है हमेशा, खास करके स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रहा है, पहले जैसे पढ़ता था अच्छे से, या स्कूल टाइम पे जाना, टाइम से आना, मार्क्स बहुत कम होने लगे हैं। तो ये सब अर्ली वार्निंग साइंस है जो पेरेंट को पहले ही देख के टैकल कर लेने चाहिए। इससे सिर्फ ये नहीं, देखिए नशा तो बहुत बाद में आता है लाइफ में। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनसे हम बातचीत करते रहते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग में या ग्रुप काउंसलिंग में, तो मैक्सिमम यही पता चलता है कि नशा बहुत बाद में आया है लाइफ में, पहले ही बिहेवियरल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो वो पहले ही जैसे बहुत बहुत टाइम घर से बाहर रहना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, या फिर जैसे तंबाकू या सिगरेट शुरू कर देना, तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ के जैसे चिट्टे जैसा नशा या चरस जैसे नशे पे वो आगे शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बिहेवियरल चेंजेस को जी, जब हम काउंसलिंग भी, रिहैबिलिटेट भी करते हैं उनको, तो हम विड्रॉल मैनेजमेंट के बाद जो भी डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट विड्रॉल है, उसके बाद हम फोकस करते हैं कि उसका बिहेवियरल जो इशू है वो सॉल्व हो, क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज से ही प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ था। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके बिहेवियरल इश्यूज जो है वो हम सॉल्व कर पाए, पेरेंट्स के साथ मिलके, पेरेंट्स की काउंसलिंग करके और बच्चे की अलग से काउंसलिंग करके। तो बिहेवियरल इश्यूज पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत एक चीज़ आपसे मैं और भी जानना चाहूँगा कि लगातार जम्मू कश्मीर में नशे की बड़ी बड़ी खेप्स
सीज की जा रही हैं एनटीएफ द्वारा, बाकी एजेंसीज द्वारा, किस प्रकार उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है एनसीबी के द्वारा इन कनेक्शन, इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? एक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ड्रग ट्रेड है या ड्रग ट्रैफिकिंग कहिए, इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी दो तरफा काम करती है। फर्स्ट डिमांड रिडक्शन पे और सेकंड सप्लाई रिडक्शन पे। सप्लाई रिडक्शन के लिए हमारे पास इन्फोर्समेंट है, हम केस बुक करते हैं। केस बुक करने के दौरान कोई पकड़ा जाता है, सपोज XYZ, जो ड्रग्स बरामद की जाती हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, कैरियर, फाइनेंसर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एनसीबी का प्रयास ये रहता है कि टोटल सप्लाई चेन को डिस्ट्रॉय किया जाए, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स, जो डिमांड रिडक्शन है, उसके लिए हम समय समय पे अदर एजेंसीज के साथ मिलके और अदर एनजीओज के साथ मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि जैसा मैम ने कहा अभी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसी संदर्भ में कहा जाए कि अवेयरनेस इज बेटर देन इन्फोर्समेंट। अगर लोगों को जानकारी होगी कि ये चीज़ करने से इस तरह से इंस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हमें मिल सकती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान 10 साल की सज़ा है, अगर आप पकड़े जाते हैं, रिपीटेड ऑफेंडर हैं, तो पिट एंड DPS में आप बुक हो सकते हैं कि यू डोंट गेट बेल फ्रॉम द कोर्ट, ये एक प्रोविज़न है। तीसरी चीज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम एक्यूज्ड या उसके जो कलीग्स हैं उनके प्रॉपर्टी को फ्रीज करते हैं। और चौथी बात जो आपने कही, डिस्पोजल ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई वांट टू शेयर दिस। 2016 में एक जजमेंट आई थी मोहनलाल, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि आप ड्रग का डिस्पोजल जितना जल्द कर सके उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि जो एक्यूज्ड वो क्लेम भी नहीं करेगा। सपोज अगर अदर्स जो केसेस होते हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी है, कोई रुपए पैसे हैं, कोई अदर्स चीज़ है वैल्यूएबल्स, तो उनको वो क्लेम करके कोर्ट से रिलीज करवा सकते हैं। बट ड्रग्स दैट इज टोटली कंट्राबेंड बैन सब्सटेंस है, तो कोई उसको क्लेम भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो, पिल्फरेज ना हो, रीसप्लाई ना हो, इससे अच्छा है कि हम जितने जल्द ड्रग को डिस्ट्रॉय कर दें। उसमें एक प्रोविज़न है सेक्शन 52A प्री ट्रायल डिस्पोजल, कि केस के ट्रायल से पहले हम जो ड्रग्स पकड़ते हैं उसको डिस्पोज कर दें। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि हम उसको पहले सर्टिफाई करवाते हैं मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनकी फ़ोटोग्राफी होती है, एज पर सीजर लिस्ट की जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं, जो सैंपल्स निकली हैं, उनका क्वांटिटी, उनका सीलिंग, सैम्पलिंग सब चेक करके वो सर्टिफाइज कर देते हैं कि हाँ ये ड्रग्स डिस्पोजल के लिए उपयुक्त है। देन वी अप्रोच टू द कंसर्न एजेंसीज फॉर डिस्पोजल, जैसे कि जहाँ इको फ्रेंडली जो मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जैसे विजयपुर सांबा में हमने पिछली बार किया था, उसमें दो तरह की, एक ये है कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी और एक हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी। ये कमेटी ड्रग्स के क्वांटिटी पे बनाई जाती है, सभी ड्रग्स की क्वांटिटी होती है, जो हमारे परव्यू में होती है वो हम अपने जोनल लेवल पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो हाई क्वांटिटीज़ की हैं वो हम दिल्ली से हमारे सीनियर अफसर आते हैं, उनके साथ हम उसको जला के डिस्पोज करते हैं, और बाकायदा उनका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो सारे कंसर्न एजेंसीज को सप्लाई किया जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द ड्रग्स। रिसेंटली अभी शायद सांबा में या विजयपुर में अभी हमने प्रपोज किया है, बट अभी 26 जून के वीक में उस दौरान हम बहुत सारी ड्रग्स को डिस्पोज करने वाले हैं। यानी कि प्रयास इस चीज़ को हो रहे हैं। पंकज जी, मैं आपसे एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। और हम सब लोग सिविल सोसाइटी के अहम हिस्से हैं, और कहीं ना कहीं एक बात यहाँ से जानी चाहिए पॉजिटिव तरीके से, एक स्टिग्मा अटैच किया गया है जो बच्चे या जो लोग नशे के दलदल में फंस चुके हैं उनकी रिकवरी के लिए। और कई सब एग्जांपल ऐसे भी हैं कि पेरेंट्स इस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन उतनी और ख़राब होती है। तो सर, क्या एक मैसेज रहेगा सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को, जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य नशे के दलदल में है, और वापस लाने के लिए एक क्या होना चाहिए? तो ये नशा आज इस अलार्मिंग स्टेज पे पहुंचा है कि इसे हमें ट्रीट करना है कि एनी अदर डिजीज़। तो इस तरह उसको उसी ढंग से लेके हमें अपना फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पब्लिक की सपोर्ट, उसकी पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी लॉ अगर आपके पास अवेलेबल भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक इनकी सपोर्ट और पार्टिसिपेशन नहीं होती।
दूसरा मैं चाहूँगा कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं बिल्कुल। उनका रोल थोड़ा सा यहाँ पे आता है कि हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ है कश्मीर को लेके। फ्राइडे प्रेयर्स के टाइम हम एक उनसे सरमन दिलाते हैं, जितने भी हमारे मौलवी और खतीब हैं, तो वो क्या है कि उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ है पॉपुलेशन पे, यंग जनरेशन पे, कि नशे की क्या क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, वो सारा कुछ करके। तो ये मैं चाहता हूँ कि पूरी होल हार्टेड अप्रोच होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की तो लॉज और एक्ट्स और उनके इन्फोर्समेंट तो है, बट पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें। सबसे महत्वपूर्ण। दोस्त जी, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जो आपका एनजीओ है मशवरा या फिर जे.एन.के सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, किस प्रकार जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि स्टिग्मा इसमें अटैच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे याद है कि जब 2014 में जम्मू में फ्लड लाइक सिचुएशन थी, तब केसेस बहुत सामने आए थे, कई वेल टू डू फैमिलीज़ के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके बच्चे वहाँ इन्वॉल्व थे। किस प्रकार के लोग आ रहे हैं और उसमें कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नज़र आ रहा है? एज ग्रुप अभी हमें तो जो इरका है उसमें तो 18 या 18 से ऊपर ही उनके लिए ही है ये, बट हमारे पास काफ़ी बार ऐसे केसेस भी आते हैं जो 18 से कम हैं, और जो 18 से अबव भी आते हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे कि कितने साल हो गए हैं करते हुए नशा, तो वो भी आपको 4-5 साल का जो ड्यूरेशन बताएंगे। तो मोस्टली ये 18 से लेकर 18 अबव 18 to 30 के बीच का जो एज ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें लेकिन कुछ एज ग्रुप जैसे कि 25 ईयर्स 26 ये वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा है, 18 to 25। तो ये एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने हुए हैं करते हुए तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ गए हैं, काफ़ी साल पहले से जो है शुरू किया है नशा। और एडिक्शन भी एडिक्शन एक डिजीज़ है, एक ब्रेन डिजीज़ है। तो जितना टाइम नशा करता जाएगा कोई, वो ब्रेन जो है रिवॉर्ड सिस्टम वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता जाएगा। तो काफ़ी साल से करते आ रहे हैं, तो बिहेवियरल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सिवियर होते जा रहे हैं, और जो ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर भी। तो इसलिए हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, क्योंकि हमारे पास जब आते हैं तो तब तक उनका बिहेवियरल जो रूटीन है वो बहुत ही रिजिड, बहुत ही फिक्स हो गया होता है। इतने साल से वो सेम चीज़ें अगर कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल छूट गया है, ड्रॉप आउट है, या फिर बिहेवियरल इश्यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो काफ़ी साल से वो चला आ रहा है। तो उसको वापस से तोड़ना, वापस से कम करना, वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहता है। क्या आपको लगता है स्कूल में या फिर कॉलेज में इन्फेंसी में जो पीयर प्रेशर भी होता है, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बन सकता है? जी, कारण तो बहुत सारे हैं, बट ये एक मेन है कि पीयर प्रेशर की वजह से वो जो है शुरू हो जाता है नशा। अगर एक कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है या तंबाकू खा रहा है तो उसको देख के और 2-3 वैसे ही शुरू हो जाएंगे। बट अब ये सिगरेट, शराब, तंबाकू तो अभी थोड़ा साइड हो गया है, बट अब चिट्टे का नशा जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट, बच्चे, छोटे बच्चे डायरेक्ट इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया है। इसके अलावा जो बाकी ड्रग्स है और कैप्सूल्स भी है इस वक्त? हाँ, वो भी अभी क्या है कि चिट्टा जो है वो कॉस्टली है, तो अब टैबलेट्स वगैरह ये इजीली अवेलेबल है और चीप भी है, तो इसको अब इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है बच्चों ने। इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही जैसे लिवर, किडनी जो है इफ़ेक्ट हो जाता है। और जो बच्चों में आप खासकर देखेंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, ये लोग इनहेलेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, पेट्रोल वगैरह। तो इसकी वजह से उनका नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बोन्स और सब बहुत इम्पैक्ट होता है। राजकुमार जी, ओवरऑल एज ए सिविल सोसाइटी, क्योंकि कल एक ड्राइव बंद तालाब में भी की गई, जो मेडिकल स्टोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स में वहाँ पर जाकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई स्पेशल ड्राइव के तहत कि इस तरह की मेडिसिन या फिर इंसुलिन की सिरिंजेस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना बेचें। तो क्या इस ड्राइव को और भी आगे ले जाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस अगर पार्ट की बात करें? देखो, जहाँ तक साइकोट्रॉपिक का तल्लक है, जी, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी हमारी आउटलेट्स हैं, चाहे वो होलसेल्स की हैं चाहे रिटेल्स की हैं, सबसे पहले उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए, बिलिंग सिस्टम पूरा, कि कितना ड्रग्स उनके पास आया, कितना आगे सेल किया। तो पिलफरेज का वही चांसेस रहता है कि हमारा ड्रग्स ऐसे डीलर के पास पड़ा है जो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है। तो अगर उसके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं भी है, जब वो छोटा रिटेलर है, वो एफर्ट नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर चेक चाहिए कि वो ड्रग्स कितनी ला रहा है और किस बंदे को दे रहा है, तो किसकी प्रिस्क्रिप्शन पे दे रहा है।
तो ऐसे ओपन में कोई भी बच्चा आता है वो दे देता है, बाद में जब उससे हिसाब पूछा जाता है तो वो बोलता है जी हमने तो इसका कंप्यूटराइज बिलिंग किया नहीं है, हमने मेंटेन नहीं किया। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को रोकना है। और ये सही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हीरोइन के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, हीरोइन की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो एक ऐसा भी है कि अगर आप देखेंगे कुछ जगह पे जो इसके रेट्स थे हीरोइन के वो बढ़ रहे हैं। वो बढ़ने का मतलब ये है कि इसकी पीछे से सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। और जब सप्लाई कम होती है, हीरोइन मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, साइकोट्रॉपिक पे आता है। तो वो चीप भी है, तो अगर उसको लगता है कहीं ईजिली मिल जाएगा, तो इस साइकोट्रॉपिक को कंट्रोल करने के लिए रिटेलर और होलसेलर्स इस पे भी काम चल रहा है। जो हमारी अनकार्ड्स की मीटिंग्स होती हैं, इनमें बाकायदा कंसर्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन रहती है कि उनको क्या क्या करना है, वो काम कर भी रहे हैं। तो इस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। राजकुमार जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि अगर हम पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर रेव पार्टीज़ और इस तरह की पार्टीज़ जहाँ पर फॉरेन इन्फ्लक्स ज़्यादा है, वहाँ पर देखा गया है कि ईज़िली अवेलेबल रहती हैं इस तरह के ड्रग्स। तो वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इसका फैलाव कम किया जा सके? सर, इसमें एक मैं आपको बताऊंगा कि जो बाकी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ रेप पार्टीज़ होती है। रेप पार्टीज़ होती क्या हैं? सपोज़ ये जैसे अब हम एक टर्म है रेप पार्टीज़, मतलब एक अनियंत्रित भीड़, उसमें टीनेज भी हो सकते हैं और उससे कम उम्र के बच्चे भी हो सकते हैं, जो कि इल्लीगल दवाओं का सेवन करते हैं। अब वो दवा सप्लाई होती है, जैसा सर ने बताया कि नारकोटिक्स, चरस, अफीम, गांजा, ये आज के हीरोइन को आप यहाँ चिट्टा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बशर्ते हीरोइन, ब्राउन शुगर एक ही चीज़ है। तो आजकल जो प्रिवेलेंट सिचुएशन है कि लोग ट्रेडिशनल ड्रग से शिफ्ट होके सिंथेटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं। वजह ये है कि सपोज नारकोटिक आइटम गांजा है या अफीम है या चिट्टा है, अगर मैं कैरी करूं तो आपको स्मेल आ जाएगी, ये इजीली पकड़ में आ सकती है, जिसके लिए इन्होंने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस पे शिफ्ट किया है, जो अवेलेबल है कहीं पे भी मेडिकल स्टोर में। जैसे मैं 2-4 ड्रग्स के नाम बता रहा हूँ, अल्प्राजोलम, एम्फेटामाइन, LSD, ये आपको मिल जाएंगे। तो इनकी रोकथाम के लिए सर ने जैसा बताया कि एनकोड में हम कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाते हैं। हालांकि जो मेडिसिन्स हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल एंड एक्ट में गवर्न होती हैं, उनमें NDPS का रोल बहुत कम है। बट अगर विदाउट एनी इनवॉइस, बिल या कोई लीगल डॉक्यूमेंट के बिना कहीं कोई ड्रग्स पकड़ी जाती है तो उस पर हम लोग NDPS में ही कार्रवाई करते हैं। तो एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि जो ड्रग डिपार्टमेंट है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इंक्लूडिंग जो मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, इन सबको एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के हिसाब से ही इस बिजनेस को चलाएं। और जो प्रॉपर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि कुछ शेड्यूल एच ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे सेल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, बहुत डिप्रेशन के पेशेंट हैं कि उनको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में जो ड्रग्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, बट जैसा उन्हें प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब किया गया है उसी हिसाब से हम सेल करें। और इसमें एक चुनौती ये भी नज़र आ रही है कि जो जब पता चल रहा है कि साइकोपेटिक्स इसमें सब्सटेंस है, बैन किया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ड्रग डीलर्स होते हैं, उसका कंपोजिशन और प्रारूप बदल के एक नए नाम से मार्केट में आ जाती है। वो एक चुनौती है। जी बिल्कुल चुनौती है, नए नाम से आती हैं, बट उसमें जो कंटेंट होती है जी, कंटेंट तो सपोज एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्पास्मोप्रोक्सीबोन टैबलेट, ये एक ब्रांड नेम है। इसमें जो कंटेंट होते हैं वो ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल अगर किसी भी ब्रांड से बिकेगा तो वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में बैन है। तो हम अपने DD किट से या कोई भी हम जो हमारे पास टूल्स है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्रामाडोल इसमें है या किसी और ब्रांड में है। जैसे आज ही हमने एक सीजर पकड़ा है, उसमें कोरेक्स पकड़ी गई है। तो व्हाट इज कोरेक्स? कोरेक्स एक ब्रांड नेम है, एक सिरप है, बट उसमें जो कोडीन है दैट इज द एडिक्टिव सब्सटेंस, और वो आता है ओपीएम से। तो हमें वो टेस्ट करनी है और उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये नशे के लिए यूज हो रहा है। चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग क्या रहती है यहाँ पर बिल्कुल अंत में, और क्या एक संदेश यहाँ से रेस्पेक्टिव पेरेंट्स या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को देंगे?
देखो संदेश ये है कि हमें अगर भारत को उन्नत बनाना है तो इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पब्लिक का सपोर्ट और पार्टिसिपेशन चाहिए। हमारे पास एनफोर्समेंट तो ऑलरेडी है और गवर्नमेंट का रिजल्ट तो सबने बताया है क्या है कि लीगल साइड से कोर्ट बन गए हैं, डेडिकेटेड कोर्ट, एनफोर्समेंट टीम्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, सारी एजेंसीज सारी इकट्ठी काम कर रही हैं ताकि इस मेनेस को इस सोसाइटी से दूर किया जाए। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो पेरेंट्स का रोल है वो सबसे ज़्यादा है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, यहाँ अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे जो ये हैं मेडिसिन के स्टोर हैं, फार्मेसी हैं, यहाँ पे CCTV कैमरास स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी लगाने बहुत ज़रूरी है। उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तो इससे मुझे लगता है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। राजकुमार जी, चलते चलते एक आह्वान पब्लिक को क्या करेंगे आप? हमारी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स ये ड्रग्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस है या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो पब्लिक उनका पूरा सहयोग दे। क्योंकि पब्लिक के कोऑपरेशन से ही ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम इसको नशा मुक्त भारत बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक चुनौती पूरे भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर में भी बड़ी यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन इस चुनौती का इकट्ठे मुकाबला करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी आत्मचिंतन करने की है कि अपने भीतर झांकना होगा कि परिवार की अगर बात करें तो हम परिवार के प्रति अगर जो हमारी यंग पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको समय देने की आवश्यकता है। उनके उन बिहेवियर पैटर्न्स को देखने की आवश्यकता है कि कहीं उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और वो अपनी एब्सेंस को पैसे के द्वारा अगर पूरा करता है तो बच्चा कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। और ऐसे में ANTF, NCB, एक्साइज डिपार्टमेंट और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं काम कर रहे हैं और मोमेंटम को बरकरार रखने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पेरेंट्स, उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस में इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि बच्चा कहीं नशे की दलदल में तो नहीं जा रहा, तब जाकर विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा। पंकज शर्मा जी, राजकुमार बाबा जी और रुद्राक्षी जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।